हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर 1 का यूनिट सेकंड का स्टार्ट कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च के आपके 5 क्वेश्चन पेपर 1 से सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2.1 है आपका। ठीक है बेटा, 2.1 में क्या क्या आपका सब टाइटल यहाँ पे लिए है? रिसर्च, मीनिंग, टाइप, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जा रही है और इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस इन डिटेल। आप देखोगे एक एक टॉपिक आपको डिटेल में लेके चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में लेकर के चलना है। जब आपको इन शब्दों का अर्थ पता होगा तभी जा करके आप कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। रिसर्च, शोध क्यों की करते हैं हम? आप देखोगे शोध यहाँ पे आप देखोगे सभी चीजें जो हैं, जो आपके पेपर 1 की हम बात करते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट सभी के लिए इक्वल आता है। जो बच्चे हमारे सभी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं सबके लिए इक्वल आता है। तो यहाँ पे रिसर्च का मतलब क्या है? यहाँ हम मेथड को फॉलो करेंगे और मेथडोलॉजी पे ही सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा। चाहे कोई लिटरेचर का बच्चा है, म्यूजिक का बच्चा है, पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है, इकोनॉमिक्स का बच्चा है, सबके लिए रिसर्च ये सेम रहने वाली है बेटा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। शोध क्या होती है, कब करते हैं, क्यों हम इसे करते हैं, इन चीजों का डिटेल अभी डिस्कस करने वाले हैं। अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये आपके 1.2.1 का एक टाइटल है। अनुसंधान, रिसर्च को ही हम अनुसंधान बोलेंगे बेटा। कितने इसके वो हैं नाम? अनुसंधान भी इसको ही हम बोलते हैं, शोध इसी को ही हम बोलते हैं, रिसर्च इसी को ही बोलते हैं, मीमांसा भी इसी को ही बोला जाता है। ये सभी हमारे नाम अनुसंधान के हैं जो आप रिसर्च आप सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हो। रिसर्च के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सब चीजें इसमें डिस्कस किया जाएगा। नए तथ्यों को की खोज है। अब जिसको मैं राउंड अप करता जाऊंगा वो वर्ड हमें एक्सप्लेन करने हैं। और जो बच्चे हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनके बारे में नहीं जानते। नए तथ्यों को खोज निकालते हैं। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, ये आपका बड़ा इजी है। खोज, कुछ यहाँ पे खोज को हमें डिफर करना है रिसर्च से। नया जानने संबंधी खोज, अनुसंधान, जांच की एक व्यवस्थित सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है। यह निश्चित सोपानों से होकर के गुजरने वाली प्रक्रिया है। बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च एक टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता था। बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब मैंने आपको पहले कुछ यूनिट्स कराई हैं, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड अभी आपकी कराई गई है। आपकी कुछ क्लास जो हिंदी मीडियम की हैं, 6-7 क्लास आपकी चैनल पे हैं, आपको मिल जाएंगी इजीली वो। तो आप देखोगे बेसिक स्टेप ऑफ टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च भी है। और जब हम किसी मीट आउट करने जाते हैं तो बेसिक स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन भी आपके इम्पोर्टेंट है। और बेटा मेथड इम्पोर्टेंट है। ये मेथड से, इससे एनटीए आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके उठा रहा है इस मेथड से। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर अदर यूनिट की हम बात करें तो हायर एजुकेशन में आपके जो आयोग हैं उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाने के लिए यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं तथ्य। तथ्य क्या होते हैं? जो भी सोसाइटी है हमारी। अब रिसर्च हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी है, ये समाज है, ये समाज है। और समाज कैसा है बेटा? डायनेमिक। और डायनेमिक है तो चीजें बदलती रहेंगी। अब चीजें बदलेंगी तो समस्या भी बदलेगी, और समस्या बदलेगी तो इसका समाधान भी हम खोजेंगे। और समाधान जिस प्रोसीजर से हम खोजते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। तो आप देखोगे रिसर्च हम क्यों करते हैं? हम अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए, और नए तथ्यों को सोसाइटी में जानने के लिए। क्योंकि सोसाइटी हमारी डायनेमिक है तो कंटिन्यू हमारे नए तथ्यों का, जो पुराने तथ्य हैं उनका रेलिवेंस खत्म हो रहा है और नए तथ्य हमारे आ रहे। तो फाइंड आउट द न्यू फैक्ट्स नोन एज रिसर्च। और रिसर्च करने का हमारा क्या है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो निश्चित सोपानों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पे 3 वर्ड आपको याद रखने बेटा, शोध, खोज और अनुसंधान। ज्यादातर जो बच्चे हैं बेटा
आविष्कार। ये आपके जो बच्चे नेट की तैयारी करने आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन चीजों को डिफर नहीं कर पाते। री प्लस सर्च, पहले से किसी मुद्दे पर खोज करना है। न्यूली, ये हमारा क्या है, पहले से है सोसाइटी में बट हमारे सामने अभी आया है, न्यूली अपीयर्ड हम कह सकते हैं। और आविष्कार, इन्वेंशन को हम बोलेंगे न्यूली डिस्कवर्ड, न्यूली क्रिएशन, जो अभी क्रिएट किया गया है। जैसे आप देखोगे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। तो अगर आप बेसिक ही यहाँ जानना चाह रहे हो तो 3 वर्डों को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट पीपीटी चलते हैं बेटा। क्यों हम रिसर्च करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, किसी नई घटना से परिचय होना। अब सोसाइटी हमारी क्या है, डायनेमिक है, कंटिन्यू सोसाइटी में परिवर्तन हो रहे हैं। कोई नई घटना आई तो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके बारे में जानते हैं और उसका सॉल्यूशन हम लेकर के आते हैं। वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और व्याख्या करना, क्यों हमारे पास में नॉलेज है। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की स्थिति भी आप देखोगे। पुनर्जागरण क्या है कि जो न्यूली चीजें हैं, न्यूली कॉन्शियस लोगों के बीच में आई और पुरानी चीजों को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो पुनर्जागरण के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और व्याख्या करना, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर हमारी डायनेमिक है और सोसाइटी में क्या उस वर्तमान ज्ञान का कोई रेलिवेंस है तो वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं है रेलिवेंस तो वो सेपरेट हो जाएगा। अभी आप देखोगे इस सोसाइटी में एक हमारा सिद्धांत है, थ्योरी है। क्या सिद्धांत है, तब तक आप देखो वर्किंग कोई भी चीज है, व्यक्ति है, वस्तु है या अदर थिंग कोई भी है, जब तक वो काम की है सोसाइटी में तब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो उसका सोसाइटी से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो थॉट हमारे रेलिवेंस के हैं वो तो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं सोसाइटी में, बट जिन थॉट का रेलिवेंस सोसाइटी में नहीं है उनको उन्मूलन कर दिया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों की जांच और समस्या का समाधान करना, कोई हमारे सामने परिस्थिति आई है तो उसकी समस्या का हम जांच करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करना। अक्सर जब कोई बच्चा पीएचडी करता है तो आरडीसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मुख्य तौर पे कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च। जब आप कोई रिसर्च करते हो, अक्सर हम यहाँ पीएचडी की बात करेंगे जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जब आप पीएचडी करने जाते हो तो कोई आपका जो टॉपिक है जो आपने सेलेक्ट किया है तो उसका क्या रेलिवेंस है, उसका योगदान क्या है, आप उसे क्यों कर रहे हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अभी आप देखोगे सपोज दैट कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो आपका विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के या पंचायती राज के इफेक्ट को लेकर के स्टडी कर रहा है, तो आगे इसमें जो कानून बनेंगे उस समस्या के फील्ड में, तो उसमें गवर्नमेंट उनकी फाइंडिंग्स को कंसीडर करेगी, यानी कि भावी अनुसंधानकर्ता को गाइड करता है। प्लस जब कानून किसी मुद्दे पर बनते हैं तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र में की गई रिसर्च उसको गाइड करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, जो हमारे न्यूली लॉज क्रिएट होते हैं, कानून बनते हैं, वो पूर्व में की गई टिप्पणी के द्वारा उनको टिप्पणियों को देखा जाता है और टिप्पणी ही नए कानून का आधार बनते हैं। इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में की गई पीएचडी रिसर्च नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करने में हेल्प करती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रिसर्च हम क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की प्रवृत्ति है कि वो जानना चाहता है, ही वांट टू नो, तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी है। ईमानदारी से की गई प्रक्रिया, रिसर्च इथिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। रिसर्च इथिक्स में ये है कि रिसर्च की फाइंडिंग तभी एक्यूरेट होंगी जब हम ईमानदारी से उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, रिसर्च में आपका इंटेंसिव स्टडी की जाती है किसी भी विषय पर। पहले तो आप देखोगे विषय कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। आप देखोगे कि हमारी स्टेज कैसी भी होती है, काल्पनिक भी होती है, जिसे हम रियल में कर सके वो टॉपिक आपका होना चाहिए। विवेक से काम लिया जाता है, समस्या के संदर्भ में तथ्यों की खोज, न्यू फैक्ट्स हमारे डिस्कवर किए जाते हैं। फैक्ट के लिए आपको इमाइल दुर्खाइम को पढ़ना है बेटा। इमाइल दुर्खाइम वैसे तो सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, और जब हम इमाइल दुर्खाइम के सोशल फैक्ट की बात करते हैं तो इनकी 4 विशेषताएं आप नोट करोगे बेटा।
ECGI, और यहां पे इसे लिख लेना आप, एक्सटीरियरिटी, बाह्यता, बाध्यता, बाह्यता और बाध्यता दोनों में अंतर है बेटा, कांस्टेंट है, सामान्यता और आत्मनिर्भर। हर एक सोसाइटी में बेटा फैक्ट मिलते हैं। फैक्ट क्या है? सोचने, समझने और विचार करने के तरीकों को हम क्या बोलेंगे? तथ्य बोलेंगे। ये इमाइल दुर्खाइम ने बताया है। और ह्यूमन इस तरीके से तथ्यों से घिरा हुआ है जिस तरीके से मछली जल से घिरी हुई होती है। तो यानी कि कोई भी सोसाइटी में व्यक्ति है वो चारों तरफ समाज में तथ्यों के द्वारा घिरा हुआ होता है और सामाजिक तथ्यों के आधार पर ही उसका व्यवहार प्रभावित होता है। तो ये तथ्य हमारे क्या होते हैं? डायनेमिक तो हैं, नए तथ्य आ रहे हैं, बट इनकी उम्र व्यक्ति की उम्र से अधिक होती है। तो देखोगे ना, ये व्यक्ति जो है ये सोशल फैक्ट से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन बॉडी के बाहर है, बाह्य है, कॉन्स्टेंट है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए बाध्यकारी हैं, सामान्यतः सभी समाजों में सोशल फैक्ट आपके पाए जाते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, और ये बदलते रहते हैं। समाज में सामाजिक तथ्य बदलते रहते हैं, बट इनकी बदलने की स्पीड बहुत स्लो होती है, इसलिए हम इन्हें कंसीडर ज्यादा करते नहीं है। अनुसंधान के निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं। जब आप रिसर्च के निष्कर्ष निकालोगे तो उनके एविडेंस के बेस पे निकालोगे, एविडेंस। ठीक है बेटा। निष्कर्ष की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा होती है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये रिसर्च का। वस्तुनिष्ठता वह गुण है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना का जैसा है वैसे का वैसा ही उसका अध्ययन करे, उसमें अपना परसेप्शन इंक्लूड ना करे। दिस क्वालिटी नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। निश्चयात्मकता एक डेफिनेट वे है। सामान्यतः क्रमबद्ध कार्य कारण संबंध, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इस दुनिया में, वर्ल्ड में एक खोज होगा और इसका इफेक्ट होगा। किसी भी घटना के पीछे ये कारण आपके इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी घटना का कारण होगा, उसका प्रभाव होगा। सिंगली कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। इस कारण और प्रभाव को हम रिसर्च के थ्रू ही जानने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करने की ये प्रोसीजर जो है यही हमारा रिसर्च कहलाता है। पूर्वानुमान, सिद्धांत, सार्वभौमिक भविष्यवाणी की क्षमता और तर्क प्रधानता, ये रिसर्च की क्वालिटी दी है, और ये दिया है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। बेटा ये विज्ञान की बात है, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, न कि विषय वस्तु के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, तो एक साइंटिफिक मेथड की हम बात करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति की हम बात करेंगे। तो यहाँ इसको ज्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। वैज्ञानिक पद्धति एक कार्य करने का हमारा तरीका है जिसमें कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि विज्ञान मेथड को फॉलो करता है, न कि सब्जेक्ट मैटर को। जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमारे जो बच्चे हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये कर रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट के लिए ये इक्वल रिसर्च होगी। तो ये मेथड को फॉलो करना है आपको, सब्जेक्ट मैटर को फॉलो नहीं करना है। वही बच्चा हिंदी का इसे पढ़ेगा, वही बच्चा हिस्ट्री का पढ़ेगा, बस हमें मेथड पे यहाँ पे फोकस रखना है। ठीक है बेटा, इस पे ज्यादा हमें यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिसर्च। ये मीनिंग क्या है बेटा? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग री प्लस सर्च, किसी मुद्दे पर दोबारा जानना। अब दोबारा जानने की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखोगे, मैंने बताया सोसाइटी आपकी डायनेमिक है, और सोसाइटी डायनेमिक है तो चीजें बदलती रहेंगी, और बदली हैं तो दोबारा से हम रिसर्च करने आएंगे। और रिसर्च की ये प्रक्रिया जो है पहली चीजों को कंपैरिजन करती है, पहले क्या था अब क्या है। और आप देखोगे कि इसमें सोसाइटी जिस तरीके से बदलती है उसी तरीके से हमारी रिसर्च की फाइंडिंग चेंज हुई मिलती है। साइंटिया, साइंस वर्ड साइंटिया से बना है, और साइंटिया का मतलब है टू नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनाओं एवं उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित अध्ययन है। विज्ञान क्या कहता है? कारण और प्रभाव का अध्ययन करता है विज्ञान। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इससे डेफिनेशन में आप पीवी अंक को कोट करना है और किसी को ज्यादा कोट नहीं करना है पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो सब्जेक्ट के
पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगभग ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट में आपका यूनिट दिया हुआ है ये, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट में यूनिट है तो सब्जेक्ट को डीपली, इसे रिसर्च को सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीपली आपको पढ़ना है। पीवी यंग कोट करती है, सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या और उनमें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। वेल प्लान्ड मेथड है हमारा। नए तथ्यों की खोज, पुरानों का सत्यापन करते हैं किसके थ्रू? रिसर्च के थ्रू, ठीक है बेटा। पीवी यंग की बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट होती है। और पीवी यंग के और भी कोट आपके आएंगे जो नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपको मैं बताऊंगा। नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन मोरी की डेफिनेशन है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, हिट ने। तो यहाँ पे हमने रिसर्च को डिफाइन करने की बात की है। डेफिनेशंस कम आती हैं आपकी, आती नहीं है वैसे तो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान लेना है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है बेटा। इसमें देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, सीए मोजर की भी डेफिनेशन दी है यहाँ पे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गिव ए न्यू नॉलेज अबाउट द सोशल फिनोमिनन, न्यू नॉलेज एंड न्यू प्रॉब्लम्स वेयर वी कॉल द रिसर्च, सीए मोजर की है ये। इसके बाद में दिया है निरंतर परीक्षण, प्रयोग, अनुप्रयोग और सत्यापन द्वारा अपने तथा संसार के ज्ञान को परिष्कृत और बढ़ाने की प्रक्रिया को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के द्वारा हम अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं, कंक्लूड वे में हम ये कह सकते हैं। तथ्य को यहाँ पे दिया है फैक्ट्स। फैक्ट अगर इजीली समझना है तो इन शब्दों के थ्रू आप समझ सकते हो। तथ्य क्या है? ECGI, ये कैरेक्टर मैंने आपको बताए, इसकी विशेषताएं बताई हैं। और आप देखोगे कि ह्यूमन क्या है, वो तथ्यों से घिरा हुआ है। उसके विचार करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका पर्टिकुलर किसी स्थान विषय के सापेक्ष में चेंज होता रहता है। संपूर्ण ज्ञान का आधार तथ्य हैं। वैज्ञानिक तथ्य ऐसा निष्कर्ष है जो समय पर उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक पद्धतों पर आधारित है। वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत कभी भी पूर्णतः सत्य और निरपेक्ष नहीं होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पूर्णतः सत्य और निरपेक्ष नहीं होते हैं, वे एक दृष्टिकोण में सत्य और दूसरे में असत्य हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा सोसाइटी आपकी डायनेमिक है और एक सोशल फैक्ट एक टाइम पे आपका बहुत बेनिफिशियल है, प्रकार्यात्मक है सोसाइटी के लिए, बट एक टाइम पे वो अप्रकार्यात्मक हो जाता है। इसलिए देखोगे जो मैंने एनलाइटमेंट की बात की है, पुनर्जागरण, मतलब कि ओल्ड ट्रेडिशन को रिमूव करने की बात करते हैं जो सामाजिक सुधारक हैं। सच एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, सती प्रथा। सती प्रथा एक टाइम पे आपकी प्रकार्यात्मक थी, वो दूसरे समय पे आप देखोगे उसका रिमूवल कर दिया गया सोसाइटी से, क्योंकि कोई भी चीज सोसाइटी में एक लंबे समय तक प्रकार्यात्मक नहीं बनी रहती है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। फैक्ट समझ लेना बेटा, ये इसमें आपका दिया है पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं। क्या फैक्ट हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आश्रित होते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमा है, इनमें सब्जेक्टिविटी की संभावना अधिक रहती है। ये एक्सपीरियंस परसेप्शन से भी संबंधित होते हैं। हम एक ही घटना को अलग अलग रूप में देखते हैं। इसे मेटाफिजिक्स या सत्य के स्वरूप की खोज है, ये अस्तित्व, स्थान आदि का बोध करती है। ठीक है बेटा, फैक्ट को आपको उसी तरीके से करना है। इपिस्टोमोलॉजी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च को लेकर के, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, ये मैंने आपको काफी पढ़ाया है। जब हमने यहाँ पे एक कोटेशन आपको कही है कि सोसाइटी का प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे एक पर्सनैलिटी इज इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर, इसकी जब हम बात करते हैं तो इपिस्टोमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ में आपको कहेंगे ज्ञान का विज्ञान, यानी कि ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन हम इपिस्टोमोलॉजी में करते हैं। यानी कि ज्ञान के स्रोतों का, ज्ञान किन कंडीशंस में पैदा होता है, उन चीजों की बात हम यहाँ करते हैं। पहले इसे पढ़ते बेटा। इसे रोचक शब्द ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ज्ञान प्राप्ति की विधियों के बारे में है। एपिस्टेमोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फेरारे ने किया था। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के मुख्यतः दो मार्ग हैं आपके। इसमें तर्कवाद है बेटा, ये क्या है? तर्कवाद और अनुभववाद। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या है, किन कंडीशंस में हमारी नॉलेज क्रिएट होती है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको ह्यूरिस्टिक मेथड बताया। जब आप किसी भी विचारक को पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
उसका कंट्री कौन सा है, उसके मदर फादर का रिलीजन क्या है, और तब आप देखोगे कि उन्होंने किसी इंटेलेक्चुअल को फॉलो किया है, तो उसी इंटेलेक्चुअल के इफेक्ट्स थॉट प्रोसेस पर उसके देखने को मिलेंगे। दिस इज द एपिस्टेमोलॉजी। अब ज्ञान प्राप्त करने के दो यहाँ पे हमने तरीके बताए हैं एपिस्टेमोलॉजी में। तर्कवाद, तर्कवाद में यह माना गया है कि मानसिक मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है, यह निगमनात्मक से संबंधित है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है तर्कवाद किससे रिलेटेड है, डिडक्टिव मेथड से। ठीक है बेटा, ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया, रिसर्च एप्टीट्यूड का और लॉजिक का 3 यूनिट का आपका क्वेश्चन ये बनता है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत की गई है। तो तर्कवाद में आप देखोगे माइंड ह्यूमन की सेंस को गवर्न करता है, तो ये तर्कवाद है। अगर सेंस हमारी माइंड को गवर्न करती हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंद्रियों का मस्तिष्क से ऊपर माना गया है। इसे इंद्रियों से द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, इसके बिना कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसे आगमन विधि से संबंधित किया जा सकता है। अनुभववाद जिसमें हमारे एक्सपीरियंसेस माइंड को चलाते हैं वो अनुभववाद है। तर्कवाद जिसमें माइंड हमारे सेंसेस को गवर्न करता है। दोनों ही व्यवहार का एक तरीका हो सकते हैं। आपके भावात्मक संबंध सोसाइटी में, जहां आप देखोगे फैमिली की बात आती है तो हम भावात्मक व्यवहार करते हैं। जहां हमारे कोई परचेज बिजनेस या अदर आउटसाइड ऑफ द पर्सनल लाइफ की बात आती है तो हम वहाँ तर्क के आधार पर व्यवहार करते हैं, और यही व्यवहार करने का तरीका है। अगर इसमें हम कुछ कंफ्यूजन होता है तो ही हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है। तो आप देखोगे अनुभववाद में आपका माइंड को गवर्न करती हैं हमारी सेंसेस। तो इस तरीके से बेटा इसे कवर करोगे आप, और ये ही आपके अप्रोचेज हैं टू कलेक्ट द नॉलेज। वर्स्टहेन मेथड पे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वर्स्टहेन मेथड किसके द्वारा दिया गया है बेटा, मैक्स वेबर को कोट करोगे आप। मैक्स वेबर से काफी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जर्मनी से संबंधित हैं, जर्मन विचारक हैं। क्या क्या वर्ड दिए बेटा, वर्स्टहेन, इसका मतलब है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी घटना को हम बेहतर तरीके से समझेंगे तो एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये किसने कहा है, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर की और भी कोटेशन आपकी इंपोर्टेंट हैं। ये अब जब आप आगे आओगे तो इसका एक है आपका सोशल एक्शन, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जर्मनी से रिलेटेड है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आपका मैक्स वर्स्टहेन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। रूप निदर्शन पर प्रश्न पूछा गया कि व्याख्यात्मक रूप निदर्शन जैसा है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से संबंधित है, इसको मैक्स वेबर ने नामित किया है। तो वर्स्टहेन मेथड क्या है, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी घटना का अध्ययन करना, घटना को कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। सपोज दैट आप चाइल्ड लेबर की स्टडी कर रहे हो तो इमाइल दुर्खाइम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए, बट ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में अगर हम वर्स्टहेन मेथड यूज करते हैं तो हमारी फाइंडिंग बेहतर आएंगी। देखो बेटा, शोध के थ्रू हम क्या जा रहे हैं, इसका उद्देश्य है फाइंड आउट द रियलिटी। शोध में हम क्या कर रहे हैं, वास्तविकता को पता कर रहे हैं, और वास्तविकता का पता करने का मतलब यह है कि सोसाइटी में जो है उसको एज इट इज हमें फाइंड आउट करना है। बट ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, हम ह्यूमन की टेंडेंसी की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को, बायसनेस को रिमूव करते हुए एक्चुअल चीज़ों का पता करना ही हमारा एक गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। नेचुरल साइंस में शोध को एल्कारे शब्द से दिया है बेटा, ये देख लेना आप थोड़ा। प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब बात आती है अगस्त कॉम्ट को लेकर के, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म 2018 में आपके ये सिलेबस में ऐड किया गया है रिसर्च में लेकर के। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, इससे पहले अगस्त कॉम्ट को आपको पढ़ना है। अगस्त कॉम्ट फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी है बेटा, इंपोर्टेंट है, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। पॉजिटिविज्म का इन्होंने स्थापना की है, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं ये। इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया है, किसमें, डिस्कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी।
एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ एनालिटिकल, ये आपको नहीं करनी है इतनी बुक। इनका एक इंपोर्टेंट है टॉपिक आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेज, चिंतन के तीन स्तर का नियम। नंबर 1 धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। इन्होंने कहा है कि कोई भी समाज इन तीन स्तर से होकर के गुजरता है। पहला है धार्मिक, किसी भी घटना के पीछे हम धर्म को मान लेते हैं कि धर्म के कारण या स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ये इवेंट कंडक्ट किया गया है। तात्विक में जब हम किसी वस्तु में जीव की संकल्पना करते हैं। और नेक्स्ट है आपका बेस ऑन द फैक्ट्स, इसी चीज को यहाँ प्रत्यक्षवाद कहा है, जब किसी भी घटना के पीछे हम साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हैं, लॉजिक के आधार पर हम घटना का डिस्क्रिप्शन करते हैं। दिस मेथड नोन एज पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद। सकारात्मकवाद भी इसको बोला गया है और इस पे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। इसकी बुक हमें यहाँ नहीं करनी है पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोशियोलॉजी के स्टूडेंट इसकी बुक्स जरूर करेंगे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। लॉ ऑफ थ्री स्टेज इन्होंने दिया है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में इन्होंने कंसीडर किया है जब किसी भी घटना का हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो ये हमारा प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकवाद या पॉजिटिविज्म कहलाता है। इस पे क्वेश्चन आपके काफी आए हैं बेटा, इसको आपको जरूर करना है। ये आपके दिए हैं एनामिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। ये आपकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो ये मैंने अभी स्टेज आपको बताई है, ये वो स्टेज है बेटा आपकी। प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांत आपके यहाँ पे दिए हैं। विज्ञान में, जांच में, तर्क में कोई अंतर नहीं है। व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास है। हम जो रिसर्च के माध्यम से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मुख्यतः दृष्टिकोण है और परिकल्पनात्मक प्रक्रिया को दौरान परीक्षण किया जाता है। हाइपोथेसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस होगा नेक्स्ट कमिंग क्लास में। कॉमन सेंस, जिसको विज्ञान से अलग करके रखा जाता है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस क्या है? जो बिल्डअप होती है हमारी सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस के द्वारा। आप देखोगे कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो सोसाइटी की कॉमन सेंस कहती है कि ये ऊपर वाले के द्वारा बनाया हुआ गरीब है, जबकि अगर आप इसे साइंटिफिक वे से अध्ययन करोगे, सोशियोलॉजी कहती है कि इसकी एक्टिविटी के द्वारा ये क्या है, अपनी गरीबी को बनाए रखता है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो एक्ट्स हैं उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे, उसका थॉट प्रोसेस है वो इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। ये हमारी सोशियोलॉजी में कहा जाता है, समाजशास्त्र में कहा जाता है। बट कॉमन सेंस सोसाइटी की एक बिल्डअप होती है, वो एक्सपीरियंसेस के आधार पर होती है। और ये जरूरी नहीं है कि कॉमन सेंस साइंटिफिक बेस पर हो, इसलिए कहा गया है कि कॉमन सेंस का हमारे साइंस में कोई परमिशन नहीं है। विज्ञानों को मूल्य मुक्त माना गया है। वैज्ञानिक अध्ययन में वैल्यू का कोई कंसीडर नहीं है। आप देखोगे कभी कोई रिलीजन की स्टडी करता है तो रिलीजन को वस्तु के तरीके से उसे मानना चाहिए। अगर वो वस्तु के तरीके से नहीं मानता है तो उसकी जो स्टडी है, हमारी साइंटिफिक स्टडी, वो हमारी बायस हो जाएगी। 2-3 वर्ड है बेटा ये, इन्हें आपको करना है अच्छे से। ओंटोलॉजी सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। वास्तविक, बाहरी, स्वतंत्र और सच्ची वास्तविकता सार्वभौमिक कण में वस्तुएं ओंटोलॉजी में आ जाती हैं। इपिस्टोमोलॉजी, यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन योग औसत दर्जे के तथ्य या कानून की तरह सामान्यीकरण करना। संख्याओं पर ध्यान, कारण और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान। इपिस्टोमोलॉजी को शॉर्ट में आप ज्ञान का विज्ञान कह सकते हो। एशियोलॉजी है नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। मूल्य मुक्त और शोधकर्ता के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, यानी शोध की तटस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें, उत्तर प्रत्यक्षवाद। अभी आपने प्रत्यक्षवाद ही पढ़ा। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता क्या कहती है बेटा? वस्तुनिष्ठता कहती है कि किसी भी चीज को हम वस्तु के तरीके से देखें और उसमें हम इमोशंस ऐड ना करें। बट जब हम इस चीज को कंसीडर करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साइंस एक तरीके से, इस तरीके से एक समय पे जा करके हमें इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए
और जब हम साइंटिफिक अप्रोच को डिनाई करते हैं और सोशल एक्टिविटी को स्टडी करने में, उसकी रियलिटी को फाइंड आउट करने में पॉजिटिविज्म अप्रोच को हम रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं या डिनाई करते हैं, वहां से हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच शुरू हो जाती है। और इसमें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं। ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यूटिलिटेरियन अप्रोच आपकी आ जाती है, होलिस्टिक ट्रेडिशन आ जाते हैं, माइक्रो इंटरेक्शन में आपकी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आ जाएंगी। इसमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम सिंबल, गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव के तौर पर स्टडी करते हैं। तो ये आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है, जो आपकी प्रत्यक्षवाद की चीज़ों को डिनाई करने और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को इसमें इंक्लूड करती हैं। ये सभी ट्रेडिशन हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कहलाती हैं। बट आपका क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिविज्म को फोकस करने के आधार पर ही आता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म पे कम क्वेश्चन आपके फोकस किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अनुसंधान के उद्देश्य क्या होने हैं। उद्देश्य बेटा इसमें देखो, ये आपकी पहली यूनिट है, यूनिट की पहली क्लास है, 2.1 है। इसमें हमारा बेसिक जो एम है वो है रिसर्च को इंट्रोड्यूस कराना। क्यों हम रिसर्च करते हैं, यही यहाँ पे उद्देश्य की बात की गई है। किसी नई घटना से परिचय होना, किसी क्षेत्र में अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण, समीक्षा, वर्तमान परिस्थिति की जांच करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण, अन्वेषण, नई प्रक्रिया प्रणाली का सृजन करना। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है वो जानना चाहता है क्या समस्या का कारण क्या है, किस तरीके से हमारी सोशल स्ट्रक्चर बदल रही है। अभी आप सोसाइटी की बात करोगे तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आज जो प्रॉब्लम है, एज ए सोशल साइंटिस्ट अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो मोटापे की दिक्कत है। बच्चों में मोटापे की दिक्कत का कारण क्या है, उनका फूड, जंक फूड मार्केट में जो है वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। और यही उसकी समस्या का समाधान हो सकता है कि हमारे खान पान का हमारी हेल्दी लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखोगे बिना कारण कोई प्रभाव मार्केट में नहीं आता है। और ये ऐसे ही नहीं आया कि सोसाइटी में एकदम से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को आई है। ये प्रॉब्लम हमारी ग्रेजुअली इमर्ज हो रही है, बट हमारे सामने आई आज है, वो हमने फोकस आज किया है। तो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में कोई भी घटना बिना कारण के घटती नहीं है, और इन कारण को हम फाइंड आउट करते हैं रिसर्च के थ्रू। अगर ह्यूमन की हम प्रोग्रेस की बात करें, टेंडेंसी की बात करें, एडवांसमेंट की बात करें, तो रिसर्च एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी मानव के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। अगर रिसर्च का जो एस्पेक्ट है किसी भी सेक्शन का वो अच्छा होगा तो वो इतनी ही प्रोग्रेस करेगा जितना हम रिसर्च के फील्ड में प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका रिसर्च से रिलेटेड। तो इसी के माध्यम से, इस यूनिट के माध्यम से जो हमारा मेन टारगेट है वो समझाना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, सर्च फॉर नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ज्ञान की खोज करते हैं, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, ध्यान रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्च फॉर न्यू फैक्ट, नए तथ्यों की खोज करते हैं, ए मूवमेंट फ्रॉम नॉन टू अननोन, जो हमारे पास में नॉलेज है उसको आधार बना करके हम जो हमारे पास में नॉलेज नहीं है वहां तक पहुंच रहे हैं, एक्चुअल वेग ऑफ डिस्कवरी, एकेडमिक एक्टिविटी, डिफाइन एंड रीडिफाइन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एपीआई में आपका इंक्लूड होता है बेटा रिसर्च, आपकी एकेडमिक एक्टिविटी है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रिसर्च अनुक्रमिक दिशा में चलती है विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में, यानी कि मॉर्निंग से लेकर के नून तक आपकी टीचिंग का प्रोसेस चलेगा और नून से इवनिंग तक आपका रिसर्च कंडक्ट कराई जाएगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि शोध कैसी चलती है बेटा, अनुक्रमिक दिशा में। और आप लोग क्या होने जा रहे हो, प्रोफेसर। प्रोफेसर जब बन जाओगे तो आपको रिसर्च भी कंडक्ट करानी होगी, तो इसलिए कहते हैं कि रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी। तो ये आपकी एकेडमिक एक्टिविटी है। एपीआई में शो होता है आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस, फॉर्मुलेटिंग और सजेस्टिंग सॉल्यूशन, समस्या का समाधान खोजते हैं, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग डेटा, मेकिंग डिडक्शन एंड रिसर्च ऑन कंक्लूजन, एट लीस्ट केयरफुली टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, सिद्धांत निर्माण करते हैं, सिद्धांत निर्माण करते हैं किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, साइंटिफिक एंड रिलायबल, सोशल रिलेशन, इवेंट्स, फैक्ट्स, प्रोसेस एंड एक्सप्लेनेशन, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, रीडिफाइन न्यू फैक्ट, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, डीपली स्टडी, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपके। गुणात्मक और गणनात्मक आंकड़े, हालांकि बच्चों को पता होता है गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं,
जिनमें हम एक्चुअल मेजर नहीं कर सकते, जिनमें कि किसी भी वस्तु के व्यक्ति के गुण छिपे होते हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा। जहां नंबरिंग की बात आती है, संख्या की बात आती है, वो आपके क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। वेरीफाइएबल न्यू नॉलेज, रिसर्च के माध्यम से हम जो हमारी नॉलेज है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देखोगे जो रिसर्च हमने की है वो किसके आधार पर बेसिस है, आपकी एविडेंस के आधार पर। तो कोई भी हमारा जो रिजल्ट है रिसर्च का वो फिलोसफिकल नहीं होगा, उसको हम प्रूव कर सकते हैं एविडेंस के बिहाफ पर। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कंक्लूड किए हैं, फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन एंड विच हैज नॉट बी डिस्कवर्ड येट। अब तक जो समस्या हमारी सोसाइटी में थी उसके पीछे क्या कारण है जो अब तक छुपे हुए हैं, उनको खोज निकालना है रिसर्च के थ्रू। टू गिवन फैमिलियरली विद फिनोमिनन, कोई भी अगर नई घटना हुई है उसके बारे में वेल नोन हो जाना है। एक्यूरेटली एंड कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस और कॉजुअल रिलेशनशिप। तो आप देखोगे घटना के पीछे कारण क्या है और उन कारण के प्रभाव क्या हैं, इन चीज़ों का ही अध्ययन हम कंक्लूडिंग वे में कह सकते हैं रिसर्च के माध्यम से करते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी बेटा, रिसर्च की यूनिट की पहली क्लास है। ये आपको जरूर अच्छे तरीके से देखनी चाहिए, तभी आप टाइप ऑफ रिसर्च और रिसर्च के बेसिक स्टेप और डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, एपीआई, थीसिस का फॉर्मेट, ये सब आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट कमिंग क्लास में ये सभी पोर्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।